हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 79। इससे पहले ऑलरेडी हमने 78 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका 30 मार्च। याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये भी याद रखिएगा, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का मुख्य विषय है फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट। तो यहाँ से पूछा जा सकता है थीम के बारे में भी, तो याद रखनी है फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट, इसका 2025 का थीम है, याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे ख्याल से एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा, सवाल है, भारत का पहला चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ये स्थित है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया गया है। ठीक है, हिमालयी जो वन्यजीव होते हैं उनके DNA को सैंपल जो होते हैं उनका संरक्षित करना शुरू किया गया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन नोबेल पुरस्कार जिसे कह सकते हैं, अर्थात गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, कि विजेता नहीं है? कौन नहीं है? चंपा देवी शुक्ला, मेधा पाटेकर या फिर वंदना शिवा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। ठीक है, वंदना शिवा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अभी तक कुल 5 भारतीयों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक है आपका प्रफुल्ल सामंतारा, एक है आपका रमेश अग्रवाल, तीसरा है राशिद BN चंपा देवी शुक्ला, और एक है आपका MC मेहता, और 5वां है मेधा पाटेकर, जिसे 1992 में दिया गया था। अब क्यों दिया गया होगा, जरा सा दिमाग लगाइए और कमेंट करके बताइए कि आखिर इन्हें 1992 में मेधा पाटेकर को क्यों ये पुरस्कार दिया गया होगा। इसके पीछे रीजन्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा तुक्का लगा भी सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इन 5 का यहाँ पे नाम लिखा गया है, इसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2021 में विश्व भर के 6 पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2021 में। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है प्लूटो, केपलर, 452b, नेपच्यून, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, केपलर 452b। केपलर 452b बहिर्ग्रह है जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। केपलर 452b की खोज नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से किया गया था। ठीक है, नासा ने केपलर 452b की खोज की घोषणा 23 जुलाई 2015 को की थी। ठीक है, याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताना है आपको, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
याद रखनी है। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है। दस्त-ए-कबीर मरुस्थल को ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दस्त या कबीर डेजर्ट को कहा जाता है ग्रेट साल्ट डेजर्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल को ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। दस्त-ए-लूट मरुस्थल भी ईरान में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-कबीर तो है ही है, दस्त अगर लूट आपको देखने को मिले ऑप्शन में या क्वेश्चन में कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये भी ईरान में ही स्थित है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ठीक है, बाकी थार का मरुस्थल पाकिस्तान और भारत के मरुस्थल है ना, दोनों देशों में देखेंगे कि ये फैला हुआ है। थार मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक घनत्व आबादी वाला मरुस्थल भी है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में है। गोबी मरुस्थल पूछा जाए तो ये मंगोलिया और चीन में ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी अगर इस तरह का सवाल पूछे तो इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देते हैं अगला सवाल। फानी एक प्रकार का था, क्या था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, या फिर मध्य चक्रवात था, या फिर अध्रुवीय चक्रवात था, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। फानी या फोनी जो भी देखने को मिले, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, फानी या फिर फोनी या फिर फैनी भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। तो बताना है कि फैनी या फिर फानी क्या है। तो याद रखना है, फानी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, याद है किन्हीं को? फानी या जो फेनी है, ये चक्रवात का नाम किनके द्वारा दिया गया था, किस देश के द्वारा? तो याद रखिएगा, फेनी या फिर फोनी चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और ये फेनी चक्रवात से प्रभावित कौन कौन सा क्षेत्र था भारत का? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि फानी चक्रवात से बांग्लादेश और श्रीलंका भी इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, और ये फानी चक्रवात आया कब था? 2019 में आया था। ठीक है, और 2020 में एक आया था चक्रवात अम्फान चक्रवात, जो कि बंगाल की खाड़ी से शुरुआत हुआ था, अम्फान। ठीक है, और 2021 में भी एक आया था तौकते चक्रवात, जो अरब सागर में शुरू हुआ था ये। ठीक है, अरब सागर से आया था ना तौकते चक्रवात, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सवाल है, भारत के किस राज्य की लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है, भारत के मिजोरम राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है ना। और मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुई थी? याद कीजिए, 1987 में, है ना। और ये भी याद रखना है कि 1972 ईस्वी में केंद्र शासित राज्य बनाने से पूर्व मिजोरम असम का भाग था, और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। इसका सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक घड़ा, एक हरा बिंदु, क्रॉस ट्रीज, या फिर अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे तो आपका आंसर दिख गया है स्क्रीन पर, तो ये तो आपके लिए फ़ायदा हो गया। चलिए, क्या है इसका सही आंसर? मिट्टी का एक घड़ा है। ठीक है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक घड़ा है। आप देख सकते हैं, ये जो लोगो में देखेंगे आप, यहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा दिखाया है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था कि भारत का इको मार्क का लोगो क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मिट्टी का घड़ा है। भारत में इको मार्ग लोगो की योजना वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई थी, आपको याद रखनी है। ठीक है, कब की गई थी? 1991 से शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इको मार्ग योजना का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के विकास और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना, है ना। और ये भी याद रख सकते हैं कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला देश कौन सा है जिसने इको मार्क लोगो शुरू किया था, तो ये देश है जर्मनी, जहाँ पर 1978 में इको मार्ग लोगो की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं। भारतीय इको मार्ग योजना का प्रतीक एक मिट्टी का बर्तन है। इसे नवीकरणीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत के इको मार्ग लोगों के रूप में चुना गया था, है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है एटलस पर्वत किस महादेश में है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, पिछला शायद हमने सेशन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना, कि एटलस पर्वत कहाँ पर है। तो याद रखना है एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में व्यवस्थित है। सही आंसर है ये ऑप्शन। ठीक है, एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखनी है। एटलस पर्वत का विस्तार अब देखेंगे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है ना। और एटलस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टॉबकल। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ उल्टा पल्टा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। टॉबकल, टॉबकल कुछ ऐसा है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चंदन, जूट, सरसों, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है ना। और ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है स्थित है। ठीक है, जूट से क्या क्या बनता है? तो जूट तो एक तो रेशेदार फसल है, ये आपको याद रखनी है, और इससे रस्सी, कालीन, कपड़े, बैग आदि बनाए जाते हैं। जूट की उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री का तापमान होना जरूरी है। औसतन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए और मिट्टी में दोमट मिट्टी चलेगी और कछारी मिट्टी भी इसके लिए आवश्यकता होती है ना। और भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे जूट बी ऑप्शन होगा सही आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बुशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? बुशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र कहाँ है ये आपको बतानी है। ऑप्शन है कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कांगो बेसिन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है बुशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र है। ठीक है, बुशमैन जनजाति की उपस्थिति मूल रूप से बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका देशों में फैली हुई है। ठीक ना। और कांगो बेसिन की प्रसिद्ध जनजाति का नाम पिग्मी जनजाति है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक सोमांग जनजाति के बारे में पूछी जाती है। सोमांग जनजाति किसके बारे में? सोमांग जनजाति के बारे में पूछा जाता है, ये किस देश में ये जनजाति देखने को मिलती है? तो ये सोमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। ये ध्यान रखिएगा, मलेशिया में सोमांग जनजाति पाई जाती है, ये वाला। ठीक है ना। बाकी और भी कुछ दे रखा है यहाँ पे, इसे PDF है, इसे रीड कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती हैं? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती हैं? ऑप्शन है 10 डिग्री जल संधि, हिडेनबर्ग जल संधि, 9 डिग्री जल संधि, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके अलावा हिंडनबर्ग है, 9 डिग्री जल संधि है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स चर्चा की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती हैं, 9 डिग्री चैनल कावर्ती और मिनिकॉय को अलग करती हैं, 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती हैं, जबकि मन्नार की खाड़ी दक्षिण में देखेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य स्थित है, जबकि जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के भूभागों को अलग करती हैं, जबकि डंकन चैनल ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? सवाल क्या है, विंसन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, अंटार्कटिका। विंसन पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। विंसन मैसिक पर्वत की ऊंचाई लगभग देखेंगे तो 4892 मीटर है ना। और अंटार्कटिका में सेंटिनल पर्वत श्रेणी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
ये याद रखिएगा, ये लाइन। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी एक ज्ञान के लिए याद रखा जा सकता है ना। अगला सवाल है, जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कार्ल रिटर, इरथोस्थनीज, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सभी को आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इरथोस्थनीज, बी ऑप्शन सही है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये कार्ल रिटर है ना, ये कार्ल रिटर, इस बारे में याद रखना है कि कार्ल रिटर को तुलनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है। तुलनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और अगर हम्बोल्ट के बारे में याद रखना चाहें तो हम्बोल्ट के बारे में याद रख सकते हैं कि इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है इन्हें, हम्बोल्ट को, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यह कहा जाता है कोरोना, वर्णमंडल, संवहन क्षेत्र, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य के बाहरी या फिर बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना या क्रीट के नाम से जाना जाता है। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, कोरोना, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? सिंधु, कावेरी, नर्मदा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु, कावेरी, नर्मदा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन, कावेरी। बाकी सिंधु और नर्मदा नदी देखेंगे कि अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन, है ना। और कावेरी नदी देखेंगे कि मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से निकलती हैं, है ना। और याद है आपको कि कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। और कावेरी नदी की लंबाई देखा जाए तो लगभग 800 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखनी है। और कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, हेरांगी, हेमावती, सिमसा, काबिनी और भवानी, और एक अमरावती भी शायद है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? ऑप्शन है ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगुला जलधारा, या फिर से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगुला जलधारा, ये तीनों जलधाराएं देखेंगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, ठीक है। ब्राज़ील जलधारा उच्च तापमान एवं उच्च लवणता वाली गर्म जलधारा आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, है ना। याद कीजिए फॉकलैंड के बारे में हमने क्या बताया था कल पिछला सेशन में? फॉकलैंड जलधारा के बारे में हमने बताया था कि ये ठंडी जलधारा है ना। ब्राज़ील जलधारा जबकि क्या है, ये एक गर्म जलधारा है, याद रखनी है, ठीक है। और बेंगुला जलधारा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। यह जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ सब देख सकते हैं, जैसे कि दक्षिणी आप अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं, जैसे कि ब्राज़ीलियन धारा है, फॉकलैंड जलधारा है ना, बेंगुला धारा है। इसी तरीके से और भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 हैं, ठीक है, मोटा मोटी देख सकते हैं। दक्षिणी यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और वही बात करें अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में तो ये गल्फ स्ट्रीम है, कैनरी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक पर अफवाह का ये है, लेब्राडोर भी कह सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। बताना है आपको कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, पिछला सेशन हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भी हुआ है, ये भी हमने बताया था। और यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति भी है। इसकी लंबाई आप देखेंगे तो लगभग 2300 किलोमीटर है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की अवरोधक प्रवाल भित्ति है जिसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, यही है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में या फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्न में से किस जिला से होकर कोसी नदी प्रवाहित होती है। बताना है निम्न में से किस जिला से होकर कोसी नदी प्रवाहित होती है। सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, सहरसा और खगड़िया सब देखेंगे कि यहाँ से कोसी नदी प्रवाहित होती हैं, है ना। मैप पर भी देख सकते हैं यहाँ से, ये है आपका कोसी नदी। ठीक है, ये आपका कोसी नदी है। यहाँ से देख सकते हैं सहरसा खगड़िया से होती है, जबकि दरभंगा से ये प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप दरभंगा यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में था, सी ऑप्शन में, जबकि सहरसा और खगड़िया से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। बताना है आपको कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था बिहार का। ठीक है, बिहार से संबंधित ही सवाल है, तो बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ऑप्शन है गोपालगंज, शिवहर, शेखपुरा, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका गोपालगंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। ठीक, इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें पॉइंट दी गई हैं, जैसे याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पटना है, जहाँ पर संपूर्ण बिहार का लगभग 5.68% निवास करती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल आबादी का 88.3% लगभग गाँव में निवास करती हैं। मधेपुरा जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक है। गोपालगंज जिले की जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है ना, जहाँ पे 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर है। बिहार राज्य का लिंगानुपात के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है, अर्थात 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियाँ हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है, जहाँ पर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं देखने को मिलती हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहाँ पर 876 स्त्रियाँ देखने को मिलती है 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई अगर ये समस्या परेशानी हो PDF फाइल पाने में, या फिर किसी तरह का कोई समस्या दिखती हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार स्टेट का जो भी आप लोग एग्ज़ाम लिखे होंगे पेपर 1 पेपर 2, अदर स्टेट वाले लोगों को 17 तारीख से मिलना शुरू हो रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए जाकर के ले लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन है, बाद में भी आप लोग को मिलेगा, दिया जाएगा। जो नहीं पहुँच पाएंगे उन लोगों को बाद में भी दिया जाएगा, लेकिन बाद वाला कहानी जान ही रहे हैं कि कितना परेशानी हो सकता है फिर। तो अभी जो मिल रहा है तो आपके पास टाइम है, तो जा करके जो भी आपको मिल रहा है तो जाकर ले लें। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इतना मेहनत आप किए हो तो क्यों हम जाने दें, बाद की चक्कर में छोड़िए, जा कर के मिल रहा है तो ले लीजिए, समय निकालिए और जा कर के बिहार स्टेट पेपर 1 पेपर 2 मिल रहा है तो अपना PDF फाइल उसके लिए हम डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा रोल नंबर वाले को किस स्कूल में किस कॉलेज में मिल रहा है, कब के डेट में मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ से जा कर के आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई इशू होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये
कैसे क्या करना होगा, क्या इसके लिए ले जाना है। तो उसके लिए तो सिंपल सा कुछ नहीं है, वेब कॉपी आप डाउनलोड करके रखे होंगे रिजल्ट वाला, तो ले जा सकते हैं। आधार कार्ड ले जानी है ओरिजिनल, और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, अगर वेब कॉपी नहीं है तो एडमिट कार्ड होगा तो ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड या फिर वेब कॉपी रिजल्ट वाला, दोनों में से कोई एक ले जा सकते हैं, दोनों है तो और अच्छी बात है। और एक आधार कार्ड या फिर वेब कॉपी या फिर एडमिट कार्ड, दोनों में से कोई एक होने चाहिए। और आधार कार्ड, ये 2 चीज़ लेकर के वो जानी है। अगर तीनों है तो भी ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।